नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। इस स्टोरी में विस्तार से चर्चा, कैसे पीएम मोदी से नफरत करना कांग्रेस को पड़ गया भारी। 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हुए अयोध्या में भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा आयोजन से पीएम मोदी ने जो सियासी एजेंडा सेट किया है, उसकी तोड़ आसानी से ढूंढ पाना विपक्ष के लिए आसान नहीं है। विपक्ष पहले ही कार्यक्रम में शामिल होने से इनकार कर बैकफुट पर आ चुका है और अब जिस तरह से पीएम मोदी ने यह समझाने की कोशिश की कि अयोध्या में सिर्फ रामलला का मंदिर भर नहीं बना है, बल्कि सांस्कृतिक सरोकार के तौर पर भी है। पीएम मोदी ने कहा कि चेतना विस्तार देव से देश और राम से राष्ट्र तक होना चाहिए। राम मंदिर की भव्यता और 2024 के चुनाव से पहले तक घर घर तक पहुंचाने का भी बीजेपी ने प्लान बना रखा है, जिसके लिए हर गांव से लोगों को 24 जनवरी से राम मंदिर के दर्शन कराने का अभियान शुरू हो चुका है। इससे पहले प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण पत्र और अक्षत वितरण करने वालों और अयोध्या की धरती से भेजे गए अक्षतों का देश भर में घर घर जिस तरह से लोगों ने श्रद्धा भाव से स्वागत किया, उसके साथ ही राम के आने के उपलक्ष्य को त्योहार जैसा मनाने और दीप जलाए गए, उसे भविष्य के लिए बड़ा सियासी संकेत माना गया। वहीं पीएम मोदी की लोकप्रियता इस वक्त पहले से कहीं ज्यादा है। जो सर्वे सामने आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि 10 में से 8 लोगों की पहली पसंद पीएम मोदी हैं। तो वही कांग्रेस नेता और विपक्ष के तमाम नेता पीएम मोदी से नफरत करते करते पागल हो गए हैं। इसी कड़ी में महाराष्ट्र में कांग्रेस युवा प्रदेश अध्यक्ष की शर्मनाक हरकत सामने आई है, जिसने उसे जेल भिजवा दिया है। तो कैसे पीएम मोदी के पोस्टर पर कालिख लगाना कांग्रेस नेता को पड़ गया भारी? क्या पीएम मोदी से नफरत करने से कांग्रेस का पतन हो गया है तय? क्या पीएम मोदी से कभी मुकाबला नहीं कर पाएगी कांग्रेस? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बैनर पर कालिख पोतने के मामले में महाराष्ट्र यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष कुणाल राउत गिरफ्तार किए जा चुके हैं। कुणाल राउत कांग्रेस नेता और राज्य के पूर्व कैबिनेट मंत्री नितिन राउत के बेटे हैं। कुणाल राउत को नागपुर जिला परिषद कार्यालय परिसर में लगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बैनर को नुकसान पहुंचाने और कालिख पोतने के मामले में 5 फरवरी की रात नागपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया। शहर के सदर थाने में उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया था। गिरफ्तारी के बाद उनके जो समर्थक थे, उन्होंने पुलिस थाने में जाकर जमकर नारेबाजी की और यहां पर कांग्रेस की जयकारे लगाए। उनके खिलाफ हुई कार्रवाई का भी विरोध किया। दरअसल विकसित भारत संकल्प यात्रा के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नागपुर जिला परिषद कार्यालय परिसर में एक बड़ा बैनर लगाया गया था, जिस पर लिखा था मोदी सरकार की गारंटी। इसी पोस्टर पर यूथ कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष कुणाल राउत और उनके सहयोगियों ने बैनर पर कालिख पोत दी थी। इस मामले में नागपुर जिला परिषद के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी विपुल जाधव ने सदर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी और रविवार रात को ही कुणाल राउत को ही कुही परिसर से पुलिस ने गिरफ्तार किया। कुणाल राउत पर पुलिस ने सार्वजनिक संपत्ति की क्षति अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। वहीं शिवसेना के अध्यक्ष और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 5 फरवरी को एक जनसभा में बीजेपी पर जुबानी हमला किया, लेकिन उनके तेवर बदले नजर आए। उन्होंने कहा कि वो पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दुश्मन नहीं थे और आज भी नहीं है। पीएम मोदी ने ही शिवसेना के साथ संबंध तोड़ने का फैसला किया था। उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी के यहां पर महाराष्ट्र आने पर तंज जरूर कसा है। उन्होंने कहा है कि पीएम महाराष्ट्र ये देखने आते हैं कि यहां से क्या गुजरात ले जाया जा सकता है। उद्धव के इस बयान के बाद अब महाराष्ट्र की राजनीति में कयासों का भी दौर शुरू हो चुका है। इधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, क्योंकि यहां पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को यहां पर जेल भेजा जा चुका है, जिससे यहां पर कांग्रेस मुश्किलों में दिखाई दे रही है। वहीं पीएम मोदी की विपक्ष हमेशा करता है आलोचना। क्यों पीएम मोदी से नफरत करता है विपक्ष? कांग्रेस के नेता पीएम मोदी की तारीफ करते हैं तो उन्हें कांग्रेस नेतृत्व बाहर का रास्ता दिखा देता है। कांग्रेस के कई दिग्गज कर चुके हैं पीएम मोदी की तारीफ। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने विपक्षी नेताओं की यहां पर नसीहत दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नफरत करने में कुछ लोग अपना सत्यानाश करने में लगे हैं। पीएम का विरोध करना ठीक है, उनके फैसलों की आलोचना करने में भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन नफरत सही नहीं है। लोकतंत्र में इसकी गुंजाइश नहीं है। इसे निगेटिविटी के चौकोर में लोगों ने बनाई गई सरकारों को गिराया है। लोकतंत्र में स्वस्थ आलोचना की जगह है, निगेटिविटी की नहीं। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राम मंदिर का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि राम का विरोध करने वालों को नास्तिक बताया। प्रमोद कृष्णम से पूछा गया था कि उनकी पार्टी के साथ दूसरे विपक्षी दलों के कुछ नेता
मोदी सरकार पर राम मंदिर के नाम पर वोट बटोरने का आरोप लगा रहे हैं। इस पर कांग्रेस नेता ने नसीहत देते हुए कहा, ये बड़ा दुर्भाग्य है कि लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करें, उनके फैसलों की आलोचना करें, लेकिन मोदी से नफरत करें, ये लोकतंत्र की निशानी नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो नरेंद्र मोदी से नफरत करने में अपना सत्यानाश कर रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने आगे कहा, विपक्ष में कुछ नेता ऐसे हैं जिन्होंने अपनी बनाई सरकारों को गिराया। ये तो सत्यानाशी है, ये निगेटिविटी एनर्जी है। लोकतंत्र में निगेटिविटी की गुंजाइश नहीं है, आलोचना की गुंजाइश नहीं है। आपको बता दें कि 2023 में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के दौरान भी विपक्ष ने अपने प्रचार के दौरान पीएम मोदी से नफरत की सभी हदें पार कर दी थी। जब 25 नवंबर को प्रधानमंत्री ने बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के दौरे के दौरान लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भरी, पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा था, मैं तेजस में उड़ान भरते हुए अत्यंत गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमारी मेहनत और लगन के कारण हम आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में विश्व में किसी से कम नहीं है। भारतीय वायुसेना, डीआरडीओ और HAL के साथ ही समस्त भारतवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन पीएम मोदी की तेजस में उड़ान भरने की तस्वीरें सामने आते ही राजनीतिक गलियारों में विवाद छिड़ गया था। कांग्रेस ने इन तस्वीरों पर तंज कसा था। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इसे चुनावी फोटो सेशन करार दिया था। उन्होंने कहा था कि तेजस को 2011 में यूपीए काल में मंजूरी मिली थी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में पीएम मोदी पर निशाना साधा गया था। उन्होंने कहा था, तेजस हमारी स्वदेशी वैज्ञानिक और तकनीकी ताकत और क्षमता की एक और मिसाल है, जो दशकों से मजबूत संकल्प का नतीजा है। तेजस को एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने डिजाइन किया था और इसे 1984 में स्थापित किया गया था और इसने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के साथ मिलकर काम किया। हल्के लड़ाकू विमान के डिजाइन को 6 साल बाद अंतिम रूप दिया गया। आखिरकार 2011 में परिचालन को मंजूरी दी गई। इस सफर में कई अन्य महत्वपूर्ण मील के पत्थर भी हैं। जयराम रमेश ने आगे ये भी जोड़ा कि 2014 से पहले की मेहनत को स्वीकार करने में चुनावी फोटो खिंचवाने के उस्ताद का कुछ नहीं जाता। ये स्वीकार उक्ति उनके श्रेय लेने के दावे के लिए जरूरी थे। कांग्रेस ने कहा है, राष्ट्र ये देखकर निराश है कि हमारे प्रधानमंत्री हमारे शहीद सैनिकों को सम्मान देने के बजाय अपने फोटोशूट को प्राथमिकता दे रहे हैं। उनके कृत्य, उनके बलिदानों के साथ विश्वासघात और उनके परिवारों का अपमान। पूरा बेंगलुरु गमगीन होकर जब शहीद कैप्टन MV प्रंजाल को श्रद्धांजलि दे रहा था, दूसरी तरफ बेंगलुरु में उसी वक्त 20 किलोमीटर की दूरी पर प्रधानमंत्री मोदी हंसते हुए तेजस में उड़ान भर रहे थे। लोग नाराज हैं और सबका मत है कि इस इवेंट को प्रधानमंत्री टाल सकते थे। उधर बीजेपी ने इस तंज पर पलटवार किया था। बीजेपी की तरफ से कहा गया था कि आज कांग्रेस पार्टी की हालत दयनीय है। कोई कहता है कि राजीव गांधी पायलट थे, कोई तेजस का श्रेय ले रहा है, कोई पूछ रहा है कि पीएम किसकी ओर हाथ हिला रहे थे। वो इस तथ्य को पचा नहीं पा रहे हैं। पीएम मोदी रक्षा में आत्मनिर्भरता को महत्व दे रहे हैं और फाइटर जेट पर उड़ान भरने वाले भारत के पहले पीएम बन गए। आमतौर पर यह गर्व की बात होती है। अब राम मंदिर के नैरेटिव को लोकसभा चुनाव में काउंटर करने का विपक्षी गठबंधन का कोई ठोस प्लान अभी नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में कांग्रेस से लेकर तमाम विपक्षी दल सिर्फ मोदी के खिलाफ जहर उगल रहे हैं या उनसे नफरत कर रहे हैं। यहाँ आपको बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव के लिए अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। ऐसे में राम मंदिर कहीं ना कहीं बीजेपी के हिंदुत्व के नैरेटिव को और मजबूत कर रहा है। बीजेपी ऐसे मुद्दे को भुनाने की कोशिश जरूर करेगी, जिसके लिए उसने लंबा संघर्ष किया है। विपक्ष भले ही महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे उठा रहा हो, लेकिन राम मंदिर और राष्ट्रवाद के आगे वो उतना प्रभाव शायद ना छोड़ पाए। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में ना जाकर विपक्ष ने बीजेपी को उसे हिंदू और राम विरोधी ठहरा देने का भी मौका दे दिया। कांग्रेस पर तो बीजेपी पहले ही भगवान राम को काल्पनिक कहने को लेकर हमलावर रहती है और प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि वो एक समय था जब कुछ लोग कहते थे कि राम मंदिर बना तो आग लग जाएगी, लेकिन ऐसे लोग भारत की धार्मिक और सामाजिक भाव को नहीं समझ पाए। ऐसे लोग भारत की समरसता को नहीं जानते। राम मंदिर निर्माण किसी आग को नहीं, ऊर्जा को जन्म दे रहा है। माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन राम मंदिर के मुद्दे पर जनता की नब्ज पकड़ने में नाकामयाब रही है और इस स्थिति के बाद अब कांग्रेस समेत बाकी विपक्षी दलों की स्थिति बीजेपी के आगे काफी कमजोर और फीकी पड़ सकती है। बीजेपी से मुकाबला करने के लिए विपक्ष देश की जनता के आगे भी वो कोई ठोस एजेंडा पेश नहीं कर पाया है। देश में बनी हिंदू भावना को देखते हुए विपक्षी नेता सॉफ्ट हिंदुत्व का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी समावेशी राजनीति की तरफ बढ़ रही है। बीजेपी इस बात को बेहतर तरीके से जानती है कि 400 पार का आंकड़ा सिर्फ राम मंदिर के सहारे हासिल नहीं किया जा सकता। इसलिए ये बताने की कोशिश की है कि राम हमारे नहीं बल्कि सबके हैं। 2024 का चुनाव सिर्फ राम मंदिर के भरोसे बीजेपी चुनाव नहीं जीत सकती।
सारे राम भक्त बीजेपी समर्थक नहीं हैं। अगर सारे हिंदू राम के नाम पर बीजेपी को वोट देते तो इससे कम से कम 80% नहीं तो 60% वोट मिलते। बीजेपी को 2019 में 37% के करीब वोट मिले थे और 303 लोकसभा सीटें उसके हिस्से में आई थी। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में 50% प्लस वोट हासिल करने की रणनीति है और 400 प्लस सीटें जीतने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए बीजेपी राम मंदिर के साथ राष्ट्रवाद के मुद्दे के साथ साथ 2024 के चुनावी पिच जो है उसे तैयार कर चुकी है। तो ही विपक्ष सिर्फ मोदी से नफरत के सहारे आगे बढ़ रहा है। कोई रणनीति नहीं है, कोई किसी तरह का यहाँ पर एक्शन प्लान नहीं है। विपक्ष जो है फिलहाल खाली हाथ नजर आ रहा है। उसके पास अभी तक पीएम मोदी का कोई तोड़ नजर नहीं आ रहा है। वहीं एक के बाद एक जिस तरह की रणनीति बीजेपी की सामने आ रही है, उससे यहाँ पर विपक्ष पूरी तरह से धराशायी है और वो सिर्फ पीएम मोदी की नफरत, यहाँ कहें कि पीएम मोदी से नफरत कर रहा है, जिसके लिए उसके जो नतीजे हैं वो भी उसे भुगतने पड़ रहे हैं। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पर अपनी राय जरूर दें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।